हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के टॉपिक में। और आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। पिछले लेक्चर में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर लिया था। ठीक, आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें दो चीज़ें देखनी है, या दो चीज़ें होती हैं। एक होती है ब्रीदिंग, एक होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग में क्या है, हम लोग इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या है, हमारी उस जो ऑक्सीजन है जो हमने इनहेल की है वो किस तरीके से हमारी एनर्जी में कन्वर्ट होगी, या वो कैसे हेल्प करेगी एनर्जी जनरेट करने में, वो हम सेलुलर रेस्पिरेशन में देखेंगे। ये जो हमारी ऑक्सीजन है ये एनर्जी को जनरेट करने में हेल्प करेगी, जो हमने ब्रीदिंग के समय ली है। तो वो कैसे करेगी वो हमें देखना है सेलुलर रेस्पिरेशन में। ठीक है, देखिए ब्रीदिंग स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा डायग्रामेटिक व्यू है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ये हमारी नाक है और ये जो पॉइंट एरिया है इसे बोलते हैं नसल कैविटी। ठीक है, नाक के अंदर थोड़ी सी एक गैप सा होता है ना, उसे कहते हैं नसल कैविटी। ठीक, उसके बाद ये फेरिंक्स, और ये जो है ये देख रहे हैं आप उठा हुआ पार्ट, ये लैरिंक्स। यही लैरिंक्स, ये हमारा वॉइस बॉक्स होता है। इंपॉर्टेंट, वॉइस बॉक्स किसे कहते हैं, लैरिंक्स को कहते हैं। ये हमारा उठा हुआ पार्ट दिख रहा है ना, इसे कहते हैं लैरिंक्स। उसके बाद हवा यहाँ से गई, यहाँ से गई, ट्रैकिया में आ गई, और ये हमारी लंग्स है, ये लेफ्ट लंग, ये राइट लंग। देखिए, इसी के ट्रैकिया के थ्रू हवा अंदर जाएगी लंग्स के। यहाँ से जब अंदर जाती है तो जो ये पार्ट है ये, इसे कहते हैं ब्रोंकस। अब पहले बस थोड़ा डायग्राम देखिए, उसका स्ट्रक्चर देखिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ये है ब्रोंकस। ब्रोंकस के बाद ये जो ये इसके जो सब ब्रांचेस जैसे दिख रही है ना, ब्रोंकस से जो सब ब्रांचेस निकली हुई है, ये इनको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ये ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, ये सब ब्रांचेस दिख रही हैं। और इन सब ब्रांचेस के एंड में ये पार्ट जो है, ये दिख रहे हैं, ये बलून टाइप स्ट्रक्चर जो है, बलून टाइप स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये, इसे कहते हैं हम एल्वियोलाई। ठीक, दोबारा से देखते हैं। हवा नाक के थ्रू नसल कैविटी में आई, उसके बाद फेरिंक्स। ठीक, फेरिंक्स ये चीज होती है जिससे हमारी हवा नीचे जाती है। उसके बाद लेरिंग्स। लेरिंग्स क्या है, वॉइस बॉक्स है, याद रखना है। उसके बाद ट्रैचिया में जाएगी हवा, उसके बाद ट्रैकिया के थ्रू हमारे यहाँ घुसेगी। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ब्रोंकस। इस ब्रोंकस से हवा इसकी ब्रांचेस में जाएगी, जो ब्रांचेस से निकली हुई हैं। इन ब्रांचेस को क्या बोलेंगे हम, ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे। ठीक है ना, ये उसके बाद इसकी हेल्प से हवा लास्ट में पहुंचेगी एल्वेलाई में। ये जो गोले गोले से ना बलून स्ट्रक्चर एल्वेलाई, इस तरीके से हमारी हवा नसल कैविटी से एल्वेलाई तक पहुंचती है। रास्ते में पड़ने वाले जो पार्ट्स है याद रखिए क्या क्या है। ठीक है, ये जो फैक्ट है लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं, ये नोट कर लीजिए। अब देखिए, हवा हमारी पहुंच गई एल्वेलाई तक। अब देखेंगे फंक्शन। फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स एक कनेक्टिव लिंक है बिटवीन डाइजेशन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पे दोनों आके मिलते हैं फेरिंग्स पे, कनेक्टिव लिंक है। ये डाइजेशन है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम।
क्वेश्चन पूछेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेशन सिस्टम का कनेक्टिव लिंक, तब हमको बताना है कि वो फेरिंग्स है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम का कनेक्टिव लिंक है फेरिंग्स। ठीक, लैरिंग्स हमने डिस्कस कर लिया, वॉइस बॉक्स। अब ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया एक विंड पाइप है, एक पाइप है सिंपल, जिससे हवा अंदर जाती है। ठीक, अंदर जाती है हमारी हवा, ट्रैकिया से अंदर जाती है, उसके बाद ये ब्रोंकस में जाती है, ब्रोंकस से फिर ब्रोंक्यूल्स में जाती है, उसके बाद लास्ट में एल्वियोलाई में जाती है। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन खराब है, आप थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमारी हवा एल्वियोलाई तक पहुंचती है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये, एल्वियोलाई जो है, वो जो हमारा बलून लाइट स्ट्रक्चर दिख रहा था, वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, which is called as structural and functional unit of respiratory system, alveoli। ठीक है, क्वेश्चन यही पूछेगा, तो हमें याद रखना है रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमारा फंक्शनल यूनिट कौन है? एल्वेओलाई है। अब इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे हम। वो एल्वेओलाई ही है जिसके थ्रू O2 अंदर आता है बॉडी में और CO2 बॉडी के बाहर जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो हम एयर को इनहेल करते हैं। इनहेल करते हैं ना, तो ये जो एल्वेओलाई है वो एयर यहाँ तक पहुँचती है और इसी के थ्रू हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पास होती है। कैसे, बाद में देखेंगे, पर अभी के लिए ये जान लीजिए कि इसी एल्वेओलाई के थ्रू ऑक्सीजन पास होती है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो जो बॉडी में CO2 है ना, वो इसी एल्वेओलाई में जाती है और इसके थ्रू बाहर निकल जाती है। समझ रहे हैं? एल्वेओलाई ट्रांसपोर्टेशन की तरह काम कर रहा है। ऑक्सीजन हमारे एल्वेओलाई से निकल रही है, बॉडी के अंदर जा रही है। CO2 बॉडी से इकट्ठा होके एल्वेओलाई में जा रही है और एल्वेओलाई के थ्रू बाहर निकल जा रही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है एल्वेओलाई का। अब सांस लेने की रेट क्या है? सांस लेने की रेट ये है 13 से 16 BPM। एक 25-30 साल के आदमी की ये रेट होती है। ठीक है, 13 से 16 BPM। ठीक, और जो एजड हो जाते हैं थोड़ा, उनकी मतलब 50 साल, मान लीजिए 50 साल से जो ऊपर के हो जाते हैं, उनकी हो जाती है 18 BPM। ठीक है, 18 BPM ब्रीदिंग पर मिनट, 80 BPM। जो जवान लड़कियां होती हैं, जवान लोग होते हैं, उनकी कितनी होती है? 13 से 16 नॉर्मल मान लीजिए। ठीक है, 25 से 30 साल के, उनको होती है 13 से 16 BPM। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी होती है 40 से 60 BPM। याद रखिएगा। ठीक, ये रेस्पिरेटरी रेट है। अब मैंने इसको हेल्थ हार्ट बीट रेट के साथ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हार्ट बीट की जगह रेस्पिरेटरी लिख देते हैं, रेस्पिरेटरी की जगह कभी कभार हार्ट बीट लिख देते हैं। एग्जाम में होता है ये, जल्दबाजी के चक्कर में या नर्वसनेस हो जाती है तब। तो आप ध्यान दीजिए, रेस्पिरेटरी रेट 13 से 16 होती है, हार्ट बीट रेट जब हम हार्ट पढ़ेंगे तब देखेंगे 72 BPM होती है। ठीक है, तो आप याद कर लीजिए, रेस्पिरेटरी रेट 13 से 16 BPM एडल्ट में, 18 BPM 50 साल से ऊपर के लोगों में, और छोटे बच्चों में 40 से 60 BPM। एक और फैक्ट है फिर, लंग की कैपेसिटी। लंग की जो टोटल कैपेसिटी है ना, टोटल कैपेसिटी वो 6000 ml है। ये सारे फैक्ट्स पूछते हैं। टोटल कैपेसिटी और रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है? 1200 ml। ठीक है, जब लंग पूरी तरीके से भर जाए हमारा, जैसे हम सांस खींचते हैं ना, इस तरीके सांस हम खींचते हैं तो हमारी एयर जो होती है वो लंग्स में आने लग जाती है। जब लंग्स पूरा भर जाएगा तो उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी होगी? लंग की पूरी कैपेसिटी 6000 ml।
और जब लंग्स में हमारी एयर नहीं रहती उस टाइम कितनी होगी, 1200 ml। पॉइंट याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। रेजिडुअल कैपेसिटी 1/6 है टोटल के, ठीक है। अब जो हमारी लंग्स होती है, ये लंग्स होती हैं, ये हमारी रिब केज के अंदर होती हैं, रिब केज के अंदर। नहीं तो अगर ये रिब केज नहीं होगी तो हमारी लंग्स को नुकसान हो सकता है ना, ठीक। तो रिब केज के अंदर प्रोटेक्टेड होती है। कितने रिब केज होते हैं हमारे, 14 होते हैं। 14 याद रखिएगा नंबर, 14 होते हैं रिब केज, ठीक। और एक पॉइंट और हमें डिस्कस करना है, वो ये है कि जो लेफ्ट लंग होती है वो स्लाइटली अपसाइड होती है, हल्की सी ऊपर की साइड उठी हुई होती है एज कंपेयर टू राइट लंग के। और ये हमारी 7, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ, ऐसे ही 7 यहाँ। इस तरीके से हमारी केज से हमारी लंग प्रोटेक्टेड रहती है। 7 इधर 7 इधर, 14, ठीक। 14 जो हमारी हड्डी होती है रिब की, वो हमारी लंग को प्रोटेक्ट करके रखती है। देखिए जब इंसान बेहोश हो रहा होता है ना, तो हम उसके यहाँ छाती को प्रेस करते हैं, छाती को प्रेस करते हैं। वो क्यों करते हैं, ताकि जो लंग है उस पर प्रेशर पड़े और वो अपना काम अच्छे से करना स्टार्ट करे। करना क्या होता है, जो छाती होती है उसमें इतना जोर की प्रेशर मारना पड़ता है कि ये रिब केज होता है वो टूट जाए। कम मारेंगे तो हो जाएगा ही नहीं, हमें बहुत जोर से मारना होता है, बहुत जोर से, ताकि हमारा रिब केज दबा इसके बिल्कुल लंग के पास तक पहुंच जाए। ये अगर टूट भी जाए तो चलता है, जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम रिब केज में ही दबाते हैं, हम बहुत ज्यादा प्रेशर लगाते हैं ताकि हमारी लंग्स ढंग से काम करना स्टार्ट करें। तो याद रखिएगा, लंग्स को कौन प्रोटेक्ट करती है, रिब केज। कितने नंबर होते हैं, 14, 40। लंग की टोटल कैपेसिटी कितनी होती है, 6000 मिलीलीटर। रेजिडुअल कैपेसिटी कितनी होती है, 1200 ml। हमारा रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है, ठीक है, 13 to 16 BPM, ठीक है। एल्वेलाई बेसिक यूनिट होती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक। एल्वेलाई में ही ऑक्सीजन आता है बॉडी के अंदर और CO2 जमा होकर बाहर चला जाता है, ठीक। ये सब हमने देख लिया है। अब देखिए, एक चीज तो हो गई है कि CO2 आ गई है हमारी बॉडी के अंदर। अब जब ये सेल तक पहुंचेगी तो सेल में क्या होगा, माफ कीजिए, O2 आ चुका है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, ऑक्सीजन आ चुकी है हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आ गई है, CO2 बाहर निकल। अब ये जो ऑक्सीजन है O2, ये किस तरीके से एनर्जी के जनरेशन में हेल्प करेगी, वो देखेंगे हम सेलुलर रेस्पिरेशन में। ऑक्सीजन जब सेल के पास जाएगी तो ये था हमारे पास कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, ठीक है, डाइजेशन से जो आ रहा था कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है ना, ये चीज पहुंचती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वहीं से एनर्जी हमारी एब्जॉर्ब होती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है, इसको सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म पढ़ा था हमने सेल ऑर्गेनल्स में, तो जो साइटोप्लाज्म होता है वो इसको कन्वर्ट कर देता है प्यूरिक एसिड में, पायरुविक एसिड में, ठीक। ध्यान दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट को साइटोप्लाज्म ने पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो पायरुविक एसिड है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सीट्रिक साइकिल से कन्वर्ट हो जाता है ATP में। माइटोकॉन्ड्रिया इसको ATP में कन्वर्ट कर देता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझ रहे हैं आप, एक कार्बोहाइड्रेट को हेल्प किसने किया, प्यूरिक एसिड ने, और प्यूरिक एसिड को ATP में चेंज किसने किया, माइटोकॉन्ड्रिया में। और इस सारे फंक्शन में हेल्प या यूज क्या होती है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन।
कैसे? जब हम माइटोकॉन्ड्रिया इसको चेंज कर रहा होता है ना, तब ऑक्सीजन यूज हो जाती है। ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना जरूरी है, नहीं तो ये पायरुविक एसिड अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ना, तो ये प्रॉपर ऑक्सीजन एक होती है कि बिल्कुल नहीं मिल रही, तब तो खैर चेंज ही नहीं होगा। अगर कुछ कमी होगी तो एनर्जी कम जनरेट होगी, ऊपर से क्रैम्प्स हमारे बॉडी में आ जाते हैं। वो देखेंगे हम क्या होता है। फिलहाल आप ये ध्यान दीजिए कि जब पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया चेंज कर रहा होता है एटीपी में, तब हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और एटीपी क्या है? एटीपी की तो हमारी एनर्जी करेंसी है। एक तरीके से आप समझिए, एनर्जी स्टोर होती है एटीपी के फॉर्म में। ये आ गई ना, एनर्जी जनरेट होगी खाने से एनर्जी, और ये एनर्जी हमारा कौन सूखता है? स्मॉल इंटेस्टाइन सूख लेता है। हमने देखा किस तरीके से हमारा जो खाना था वो एनर्जी में चेंज हुआ ऑक्सीजन की हेल्प से। ठीक है, तो यही है, माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक एस्पिरेशन होती है, मतलब एरोबिक का मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, और जो एक ग्लूकोज था वो ऊपर C6H6 वो किस में चेंज होता है? 2 पायरुविक एसिड में चेंज होता है। 1 यूनिट 2 यूनिट ऑफ पायरुविक एसिड में चेंज हो जाती है। ठीक, और फिर वो एटीपी बनाती है। तो इस पूरे प्रोसेस में 1 यूनिट, इस पूरे प्रोसेस में कितनी एनर्जी बनती है? टोटल 36 यूनिट एटीपी बनती है। ये याद रखिए, 36। पूछेगा कि भाई साहब एक साइकिल में कितनी यूनिट एटीपी बनती है, तो 36 यूनिट बनती है। ये लिखा है यहाँ पे। ठीक है, एक साइकिल में 36 यूनिट एटीपी बनती है। बन गई ना एटीपी। अब देखिए, अब क्या होता है कि ऑक्सीजन अगर एक होता है बिल्कुल ना मिले, तब तो खैर समझो कुछ नहीं हो पाएगा, एनर्जी भी रिलीज नहीं होगी और इंसान गया। एक होता है कम मिल रही है, तो एटीपी के साथ साथ एक और चीज लैक्टिक एसिड बनता है। एटीपी तो बनती है, साथ में लैक्टिक एसिड बनता है, और ये लैक्टिक एसिड मसल्स में क्रैम्प्स पैदा कर देता है। तो क्वेश्चन आता है, क्रैम्प्स किसकी वजह से पैदा होते हैं? लैक्टिक एसिड की वजह से। ठीक, लैक्टिक एसिड की वजह से क्रैम्प्स पैदा होते हैं। लैक्टिक एसिड कहाँ से आया? सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिला हमें सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम पे। ठीक है, इस तरीके से ये है थोड़ा। एटीपी को क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी कहते हैं। और एनर्जी करेंसी मतलब मान लीजिए हमारे पास एनर्जी स्टोरेज है, यही एटीपी है। जब हम वर्क करते हैं ना, तो एटीपी फुल फॉर्म होती है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये ट्राइफॉस्फेट डाइफॉस्फेट चेंज हो जाता है वर्क करने के टाइम पे, और एनर्जी हमारी लग जाती है काम करने में। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हमारा डाई में चेंज हो गया एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट में, और हमारी एनर्जी लग जाती है काम करने में। ये जो हमारी रिलीज हुई, ये हमारी ट्राई से डाई में जब कन्वर्ट होता है, उसमें हमारी जो एनर्जी रिलीज होती है वही हमारी वर्क करने में लग जाती है। ठीक है, इस तरीके से एनर्जी का जनरेशन हुआ एटीपी के फॉर्म में, और हमने देखा कैसे हम उसको वर्क में यूज करते हैं। तो 2 चीजें हमने पढ़ ली हैं। क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले ऑक्सीजन आ कैसे रही है? ऑक्सीजन एल्वेलाई के थ्रू जाती है सेल्स में, पहुंच गई नसल कैविटी से होते हुए पैरिंग्स लैरिंग्स ट्रैकिया सब इधर से होते हुए हमारा एल्वेलाई तक पहुंच गई। उसके बाद दूसरा देखा हमने कि ऑक्सीजन यूज कैसे हो रही है। ठीक, ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाकी ये थोड़ा डिसऑर्डर है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अस्थमा में क्या होता है देख लीजिए, पूछ लेता है ये भी कभी कभार। एल्वेलाई में CO2 और O2 अच्छे से एक्सचेंज नहीं हो पाती है। ठीक, इधर किसी एम्फीसेमा में क्या होता है, जो सिगरेट का पॉल्यूटेंट होता है ना, वो एल्वेलाई के होल्स में चिपक जाता है। ये जो एल्वेलाई था ना, ये बलून स्ट्रक्चर, इसमें ये होल्स होते हैं, इसके थ्रू अंदर जाती है गैस, में बाहर निकलती है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है बॉडी के अंदर, और CO2 अंदर जाती है
एटमॉस्फेयर में बाहर निकलने के लिए। ठीक, तो इस बीमारी में क्या होता है, ये जो सिगरेट के पॉल्यूटेंट्स होते हैं ना, इसके होल में चिपक जाते हैं, जिससे एक्सचेंज में दिक्कत होती है। ठीक, उसके बाद ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज है, इसमें कॉटन फर्टिलाइजर वगैरह हमारे एल्यूलाई में जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप इसे पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए, बुक से रीडिंग मारिए और ऑब्जेक्टिव करना स्टार्ट कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।